हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टीज है वो सीखने के बाद उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखने के बाद, हालांकि प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल का देखे थे क्योंकि अभी बिल्कुल भी हम लोग बोर्ड लेवल का पहले करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर से हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोग सीख लेते हैं जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है और इसके बाद एक क्रैमर्स रूल बच जाएगा। अब आपको बस ये सीखना है कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड एंड उसके बाद सॉल्व करना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ही डिटर्मिनेंट मेथड से। दोनों ही मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपका पुराना जान पहचान है, आप क्लास 10th में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब हुआ। तो सिस्टम वर्ड जहां भी यूज हो ना, तो सिस्टम वर्ड्स का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा इक्वेशंस की बात हो रही है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आप समझिए कि दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस आपको दी हुई रहेंगी, तो उन सबको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोला जाए तो इसका मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो उस तरह के इक्वेशंस को। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना नहीं सीखना है, बस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। जैसे एक बार डिटर्मिनेंट पढ़ते समय हम लोग सीखे थे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोग ये सीखे थे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम वहां से पता कर सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है ये हम लोग पता कर सकते हैं, या किसी भी 2 पॉइंट से पास होने वाले किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही एप्लीकेशन थे डिटर्मिनेंट्स के। उसी डिटर्मिनेंट का ये भी एप्लीकेशन है कि आप लीनियर इक्वेशंस को भी उससे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है कि हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को वहां से सॉल्व कर सकते थे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखना चाहेंगे कि हालांकि ये चीज हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, उसी को एक बार हम रिकॉल करा देते हैं आपको। आप पहले भी जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पे सीखे हैं। हम लोग पहले सीख लेते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको याद होगा कि जब आप लोग पढ़े हैं एक बार, तो आप बचपन में पढ़े होंगे क्लास, हमको लगता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय हम लोग 10th में सीखे हैं, या 11th में भी मैंने आपको एक बार स्ट्रेट लाइन में बताया है। क्या कि जैसे आप मान लीजिए आपको दो इक्वेशन गिवन हो कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो आप क्लास 10th में भी इसके बारे में सीखे होंगे कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर होगा, तब आपको यहां से x और y का यूनिक वैल्यू मिलेगा। फिर हम लोग वहीं पे ये भी सीखे थे कि अगर a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 या इक्वल हो c1 बाई c2 के, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इस तरह के 3 पॉइंट हम लोग कंसीडर किए थे। हालांकि चलिए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आपको 10th के पहले वाली बात नहीं याद है, तो फिर हम लोग 11th में भी किए हैं स्ट्रेट लाइन में। आपको ये अच्छे से पता है कि ये दोनों ही एक एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर हम निकालना चाहते हैं इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या निकालना चाहते हैं? इन दोनों ही लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना चाहते हैं। हम लोग इन दोनों ही लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना चाहते हैं। हाँ, तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना चाहते हैं। अब यहां से आप ये तो समझ सकते हैं कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करेगी या कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो वो होगा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी।
या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दोनों ही लाइंस पैरेलल होंगी। तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और तीसरा ये तरीका होगा कि दोनों ही लाइन एक ही दूसरे पर है, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि दोनों कितने जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सेम यही कंसेप्ट हम लोग वहां लाइंस की बात तो बिलो 10th क्लास के पहले हम लोग नहीं करते थे, लेकिन ये सारी बातें हम लोग किए थे यूनिक सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। आपको याद होगा, आप पढ़े भी होंगे कि कब होगा यूनिक सॉल्यूशन, कब होगा नो सॉल्यूशन, कब होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां आपको अगर वो आप कॉन्सेप्ट भूल भी गए हैं तो आप स्ट्रेट लाइन से बता सकते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं हो, लाइंस पैरेलल कब नहीं होंगी, तो जब उनका कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं हो तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे दोनों ही लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो आप बोलेंगे एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर इस तरह से सुपर इम्पोज कर जाएंगे दोनों लाइंस एक दूसरे को, तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये मालूम चल गया होगा कि अगर दो लाइंस हम लोग या दो स्ट्रेट लाइंस या दो लीनियर इक्वेशंस के हैं, या हम इनको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहें, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है कि इनके यूनिक सॉल्यूशन हो, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, या फिर नो सॉल्यूशंस हो। यानी हम लोग ये बोले कि दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, या एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अब हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को तो सीख लिए, तो अब हम लोग यहां देखते हैं कि ये मैंने जो हेडिंग आपको दिया है कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसमें हम लोग पहले सीख लेते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस की बात होगी उसको हम लोग सिस्टम बोल देते हैं। और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी consistent if it has one or more solutions, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व किए और अगर उसका एक मिले सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले, मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन मिले तो हम लोग कहेंगे कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है, कंसिस्टेंट है। सिमिलरली जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, a system of equations is said to be inconsistent if it has no solution। अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी हमको सॉल्यूशन नहीं मिले, तब हम कहेंगे वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर सॉल्यूशन होगा तब हम लोग कहेंगे कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। इसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए
अब हम लोग सीखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक और इसमें टर्म्स आता है, उसको भी सीख लेते हैं, तब हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होगा, या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की ही बात करते हैं, ये दो तरह का होगा। पहला होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और सेकंड जो इसका टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और दूसरा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इससे पहले जो हम लोग सीखे थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो डिफाइन होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का तो मैट्रिक्स अभी हम बात ही नहीं कर, हम लोग लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं दो वेरिएबल का। तो जैसे मान लिए एक है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, फिर से है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। हम लोग इनको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल कितना है? दो है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। आगे हम लोग बात इसी में करते हैं कि पहले टू वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, तब हम लोग थ्री वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब जैसे आप यहां पर ये समझिए कि हम लोग a1 b1 के जगह पे मैं कोई डिजिट्स लेकर के आपको समझा रहा हूं। जैसे आप मान लीजिए इस तरह से हो कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 8। तो अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कांस्टेंट 0 के इक्वल नहीं हो, यहां देखिए आपको कांस्टेंट टर्म्स एक 7 दिख रहा है और एक 8 दिख रहा है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हो वो 0 के इक्वल नहीं हो, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर इस तरह के इक्वेशंस हो, जैसे इसी को हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 और 3x माइनस 8y इक्वल टू 0, तब हम लोग इसको कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि ये 7 हो, ये एक 0 हो। होमोजीनियस तभी कहा जाएगा जब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जितने भी इक्वेशन हो सबका कांस्टेंट 0 के इक्वल हो, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस में अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो समझ में आया? नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा? कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें अगर कांस्टेंट टर्म्स हमारे नॉन जीरो रहेंगे, एटलीस्ट वन कांस्टेंट टर्म अगर नॉन जीरो रहेंगे तो उसको नॉन होमोजीनियस कहेंगे, और अगर सारे ही कांस्टेंट टर्म्स जीरो होंगे तो उनको हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। ये तो हुआ दो वेरिएबल्स की हम लोग बात की है। इसी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 वेरिएबल्स के इक्वेशंस हो। जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशंस तो आपको गिवन होंगे ही। अब जैसे हम लोग इस तरह का मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, फिर से a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब अगर यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में d1, d2 और d3 नॉन जीरो होंगे, जीरो नहीं होंगे, तब हम लोग इनको क्या कहेंगे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
और अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, अगर ये तीनों ही 0 हो जाएंगे, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब एक बात तो हमारे समझ में आ गई, हम लोग यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो तरह का होगा, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। तो क्या दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस आता है। पहले हम लोग सीखेंगे कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनमें क्या क्या कंडीशन होंगे और वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये कैसे हम लोग चेक करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। और नॉन होमोजेनियस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को पहले करेंगे, पहले हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा नॉन होमोजेनियस ही गिवन है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सीखेंगे हम लोग दोनों, उसको पहले सीखेंगे फिर हम लोग इसको सीख लेंगे। और मैट्रिक्स मेथड से इनको सीखने के बाद तब हम लोग सीखेंगे क्रैमर्स रूल, यानी कि डिटरमिनेंट मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। और किस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग, तो नॉन होमोजेनियस को। तो देखिए पहले आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हेडिंग है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इस पे आपको दो तरह के इक्वेशंस के बारे में सीखने हैं, एक बार 2 वेरिएबल में और एक बार 3 वेरिएबल्स में। तो हम लोग बारी बारी से दोनों को सीखेंगे। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही मैं आपको 3x3 का ही कंसेप्ट ले लूं और उस पे 2x2 का जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आप वो भी सीख जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ भी छूटे नहीं और सबको अच्छे से समझ में आए, तो पहले हम लोग 2x2 ऑर्डर का ले लेते हैं कॉन्सेप्ट, उसको सीखते हैं, फिर हम लोग 3x3 का देखेंगे। बिल्कुल एक ही जैसा है दोनों, 2x2 और 3x3, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि किसी को समझ में आया या नहीं आया, इसलिए हम लोग अलग अलग ही दोनों को देखेंगे। और ये तो आपको पता चल ही गया कि पहले हम लोग सीख रहे हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो हम लोग 2x2 ऑर्डर, सॉरी 2x2 नहीं, 2 वेरिएबल में इक्वेशंस जो होंगे उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या है हमारा इक्वेशन, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। देखिए मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व करना है मींस हम लोगों को x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी ये पता करना है। वहीं पे हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि किस तरह से हम लोग अगर इनफाइनाइटली मेनी होगा वो कैसे पता करेंगे, नो सॉल्यूशन होगा वो कैसे पता करेंगे, सब कुछ इसी में आपका आ जाएगा। अब देखिए ये मेथड क्या कहता है कि पहले आप एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए, ए कैपिटल ए मैट्रिक्स आप कंसीडर कर लीजिए। और अगर आपको 2 वेरिएबल में इक्वेशन है तब आपको मैट्रिक्स ए 2x2 ऑर्डर का मिलेगा। अगर 3 वेरिएबल में होते हैं तब आपको 3x3 का मिलता है, 4 वेरिएबल्स में होते हैं तो 4x4 ऑर्डर का मिलता है आपको मैट्रिक्स ए। लेकिन 3 वेरिएबल से ज्यादा आपको नहीं मिलता है तो आपको 3 ही वेरिएबल तक सोचना है। तो हम लोग पहले 2 और फिर 3 की बात करेंगे। अब ये तो 2 हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, तो पहले हम लोग मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स ए में देखिए किनको रखा जाता है, तो जो भी आपके वेरिएबल्स हैं x और y उनके कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स ए में रखा जाता है। तो हम लोग वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को यूज करके एक 2x2 का मैट्रिक्स बना लिया जाए, जिसको हम नाम क्या दे दिए हैं, ए। हम लोग इसको मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा ये, लेट ए इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2। ये फिर आपको एक वेरिएबल मैट्रिक्स मान लेना होगा x, जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसको क्या मानना है आपको, कॉलम मैट्रिक्स में। क्यों हम लोग इसी तरह से मानते हैं ये भी थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा।
और इसमें आपको लिखने हैं वेरिएबल्स को जिनका आपको वैल्यू निकालना है। तो वेरिएबल है हमारा एक्स और वाई, तो कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इसको लिख लिए एंड एक मैट्रिक्स हम ले लिए बी, और इस बी मैट्रिक्स में आपको लिखना है कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही कांस्टेंट टर्म्स को C1 C2। अब देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम लोग क्या किए, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को यूज करके एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लिए, मैट्रिक्स एक्स मान लिए वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिख करके, और बी ले लिए कांस्टेंट टर्म्स को लिख करके। देयरफॉर हम लोग अब ये लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। इसका मतलब क्या हुआ वो थोड़ा आप अगर देखें तो दैट इज मैट्रिक्स ए देखिए क्या है हमारा A1 B1 A2 B2, और उसके बाद इनटू में हमको मैट्रिक्स एक्स लिखना है। तो मैट्रिक्स एक्स क्या है, वेरिएबल्स एक्स और वाई, और मैट्रिक्स बी क्या है तो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है C1 और C2। अब आप थोड़ा सोचिए कि जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीखे हुए, देखिए पहले रो को पहले कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा A1x प्लस B1y, और जब इक्वल करेंगे मैट्रिक्स के तो हो जाएगा C1 के इक्वल। तो ये हो गया A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, तो हमको पहला इक्वेशन मिल जाएगा A1x प्लस B1y इक्वल टू C1। सिमिलरली जब सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करके आप इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा A2x प्लस B2y इक्वल टू C2, यानी A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। तो बिल्कुल हम लोग इन्हीं दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पाए। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉलम मैट्रिक्स ही क्यों लिए थे। मैट्रिक्स ए मानने के बाद इसका ऑर्डर है 2x2, अब इसका कॉलम और इसका रो मैच करना चाहिए था, तभी ना मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता। तो हम लोग इसीलिए इसको 2x1 ऑर्डर में लिए हैं, और चूंकि 2 मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्टेंट 2x1 का बचता, तो इसीलिए हम लोग इसको भी 2x1 का ही लिए। क्योंकि अगर इसको हम रो वाइज लिखते तब तो इनका प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर हम लोग सॉल्व कैसे कर पाते। उतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग इसी फॉर्म में मैट्रिक्स को माने हुए हैं। अब अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इसी इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए, और अगर हम लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की, तो आप यहां से बोल सकते हैं ना कि यहां से तो सर हम लोगों को मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू बतानी है, क्योंकि मैट्रिक्स एक्स ही ना हमारा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है। एक्स और वाई का मैट्रिक्स कौन है, ये मैट्रिक्स एक्स, तो हमको इसका वैल्यू बताना है। अब ये इक्वेशन हमारे पास है ax इक्वल टू बी, अब हमको बताना किसका वैल्यू है, तो मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू बताना है। तो मैट्रिक्स एक्स के वैल्यू को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। नाउ वी हैव ax equal to b and we have to find value of matrix x, और इसका वैल्यू पाने के लिए x का यहां से हमको a को रिमूव करना होगा। अगर आप बताइए यहां पे मैट्रिक्स x नहीं रहेगा, मैट्रिक्स a नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग मैट्रिक्स x का वैल्यू पता कर सकते हैं। और अगर मैट्रिक्स ए हमको यहां पे नहीं चाहिए तो किसी भी मैट्रिक्स को हटाने का तरीका ऐसा तो नहीं ना होगा कि आप कहेंगे सर मैट्रिक्स ए को इधर भेज दिया जाए तो मैट्रिक्स बी बाय मैट्रिक्स ए हो जाएगा, तो मैट्रिक्स का डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं होता है, तो ये तो हम लोग काम कर नहीं सकते। हाँ, यहां से रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो यहां से रिमूव कराने का तरीका यही है कि हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट कर दें। तो आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि सर अगर हम लोग दोनों तरफ, जैसा आप बताते थे कि लेफ्ट में
ए इनवर्स ऑपरेट कर दे या प्री मल्टीप्लीकेशन कर दे ए इनवर्स से, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का। एलएचएस में भी हम लोग ए इनवर्स लेफ्ट में ऑपरेट कर दिए, तो आरएचएस में भी करना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए को रिमूव करने के लिए हमारे पास यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू एक्स और इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आइडेंटिटी इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और एक्स तो हमारा कैपिटल एक्स तो एक तरह का मैट्रिक्स ही है, तो मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकल गई ए इनवर्स बी। तो इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन बात ये आएगी कि ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर ही रहा हो, क्योंकि हम लोग ऑपरेट तभी कर सकते हैं ना जब मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, दैट इज मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब थोड़ा देर के लिए ये सोच के देखें कि अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर तो हम लोग ए इनवर्स ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में ना? अगर मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो केस बन जाएगा, क्या हमारा केस बनेगा कि अगर मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब क्या होगा, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तब क्या होगा। तो वही क्या क्या है केसेस रिजल्ट में, उनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तब तक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, तो अब हम लोग पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या ले लेते हैं कि जब हमारा मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर कहने का सेंस ये हुआ कि जब डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स ए का वो 0 के इक्वल नहीं हो, तभी ना नॉन सिंगुलर बोलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन दिस केस ए इनवर्स एग्जिस्ट because डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अब अगर डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। और अब हम लोग उसी इक्वेशंस को लेके चलते हैं। कौन से इक्वेशंस को? ए एक्स इज इक्वल टू बी। और इसमें हम लोग लिखते हैं ऑपरेटिंग ए इनवर्स, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग ए इनवर्स in the left of both the sides, in the left of both the sides we get, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ लेफ्ट में ऑपरेट करेंगे तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि यहां से हो जाएगा मैट्रिक्स X इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मतलब अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना हो और अगर जो हम लोग मैट्रिक्स A यहां पे माने हुए हैं, अगर उस मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तब हम लोग यहां से सॉल्व करने के लिए बस क्या करना होगा हमको कि वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए जो मैट्रिक्स X हम माने हुए थे उसका इनवर्स निकालेंगे, और जो मैट्रिक्स B था कांस्टेंट टर्म्स को कॉलम वाइज लिख करके उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैट्रिक्स X के इक्वल हम लोग कर देंगे, मैट्रिक्स X के इक्वल कर देंगे तो वेरिएबल्स X और Y की वैल्यू निकल जाएगी। मीन्स पहला तरीका हम सीख लिए सॉल्यूशन का, डिटरमिनेंट ए अगर 0 नहीं होगा तो वेरिएबल्स का वैल्यू हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब यही हम लिखेंगे कि सिंस ए इनवर्स इज यूनिक, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तो यूनिक होता है, ये तो आपको भी पता है। ए इनवर्स इज यूनिक, therefore in this case unique solution exists. In this case unique solution exists and hence ये यूनिक होगा और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा तो सॉल्यूशन तो यूनिक ही मिलेगा ना, एक वैल्यू x का और एक वैल्यू y का। तो वही हम लोग लिख रहे हैं कि सिंस ए इनवर्स इज यूनिक
Therefore, in this case, unique solution exists, and hence system of equations is consistent. अभी हम लोग सीखे थे इससे पहले कि अगर सॉल्यूशन मिला एक या एक से ज्यादा, तब हम लोग कहेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हुआ। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि जैसे ही हम लोग मान लीजिए दो इक्वेशंस आपको गिवन हो और आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि आप पता कीजिए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो बस आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए एक्स और बी मानने के बाद आप ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिएगा। अगर उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई तो आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है। बस इतना ही से, डिटरमिनेंट है नॉट 0 तो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये आपको पता चल गया। और सॉल्यूशन अगर मिलेगा तो आप बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या होगी हमारी, कि अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो जाए तब क्या रिजल्ट कहता है, ये वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए केस 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से बस एक दो प्रॉब्लम्स जब हम लोग इस पे सीखेंगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे एक एक बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहे, इसीलिए छोटा भी बात, इसलिए मैंने पहले ही 3/3 का आपको नहीं बताया। पहले 2/2 को ले लिए हम लोग, फिर हम लोग 3/3 को लेंगे। तो केस 2 में व्हेन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो देखिए डिटरमिनेंट ए अगर 0 होगा तब क्या होगा। तो अगर डिटरमिनेंट ए 0 होगा तो फिर से दो केस हम लोग एराइज होगा यहां पे। अगर आपको मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं और डिटरमिनेंट ए आपकी 0 आ गई, तो अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ जाएगी तब आप एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालेंगे। एडज्वाइंट ए इंटू बी, जो मैट्रिक्स ए था उसका एडज्वाइंट लेंगे और उस मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एडज्वाइंट ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो इस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर नो सॉल्यूशन मिलेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केस 2, अगर डिटरमिनेंट ए 0 आया तो यहां से आप कुछ नहीं बता सकते। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आया तो फिर आपको क्या निकालना होगा, एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालना होगा। और अगर एडज्वाइंट ए इंटू बी भी 0 के इक्वल नहीं आया, ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब है कि इस केस में सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और एक चीज क्या हो सकता है कि अगर आप एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालें, ये जैसे ही 0 आया तब आपको एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालना ही होगा। अगर वो नॉन 0 तो वो कंडीशन, और अगर ये भी 0 आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिटरमिनेंट ए 0 आया और एडज्वाइंट ए इंटू बी भी 0 आ गया, तो इस केस में आप बोलेंगे कि अगर ये 0 आ गया तो यहां से आप बोलेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस केस में। और तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर सॉल्यूशन मिला, एक मिले या एक से ज्यादा मिले, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये बात आ गई कि नो सॉल्यूशंस में तो खैर कोई बात ही नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये भी हम लोग सीख लिए। अब बात आ गई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत आसान है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी, जो हमारे दो वेरिएबल हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल को हम लोग किसी कांस्टेंट के इक्वल करके हम लोग तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी निकाल लेंगे। और जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको ये ज्यादा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दो वेरिएबल में होंगे उनका यही मेथड है सॉल्व करने का।
और सेम यही कॉन्सेप्ट है 3/3 के लिए भी। तो हम एक बार जल्दी से 3/3 वाला भी देख लेते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट यही है, बस इक्वेशंस हमारे 3 हो जाएंगे, मैट्रिक्स ए, एक्स और बी थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं, तब हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए, अब हम लोग 3/3 के लिए सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट जो हमारा है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। 3 वेरिएबल्स, तो 3 हमारे पास इक्वेशन भी होंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इनको हमको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो कुछ लोगों के दिमाग में तो आ भी गया होगा कि कैसे यहां पर हम लोगों को अप्रोच लेना है, कैसे शुरुआत करना है। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स ए मानेंगे, जैसे वहां पे मानते थे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो मैट्रिक्स ए हमारा 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा। तो लिख लिया जाए कोफिशिएंट्स को, तो है a1 b1 c1। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि प्रॉब्लम करते समय ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ x और z का टर्म्स आपको गिवन हो और ये y का टर्म आपको नहीं हो उसमें। तो उस केस में आपको ये करना होगा कि इस वाले कोफिशिएंट्स के जगह पे 0 ले लेना होगा। किसके जगह पे? तो b1 के जगह पे। आपको लाइन से ही लिखना होगा, ये नहीं कि वो नहीं है तो z वाले को यहां लिख दिए और इसको कुछ लिखे ही नहीं, तो वो आपको काम नहीं करना है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि y नहीं गिवन होता है तो उसके जगह पे 1 ले लेते हैं, तो 1 भी आपको नहीं लेना हो। कोफिशिएंट 0 है y का, तब ना y आपको प्रॉब्लम में नहीं गिवन है। तो ध्यान रखिएगा 0 लेना होगा। अगर कोई वेरिएबल मिसिंग अगर हो तो उनके रेस्पेक्टिव जगह पे आपको 0 लेना होगा कोफिशिएंट्स में। सेकंड में क्या हो जाएगा? a2 b2 c2 और फिर थर्ड रो में a3 b3 c3। और आपके समझ में आ गया होगा कि जो वेरिएबल मैट्रिक्स हमारा x होगा, यहां पे हम लोग तो कॉलम में ही लेंगे क्योंकि तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। एंड जो मैट्रिक्स b होगा वो भी कॉलम में हम लोग लेंगे d1 d2 और d3। तो अब हम लोग इसी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ये मानने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? Therefore we can write, इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ax इज इक्वल टू b। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स a को हम लोग पहले लिख लिया जाए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और मैट्रिक्स x y z और b जो मैट्रिक्स है हमारा वो है d1 d2 d3। आप अच्छे से इसको भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेंगे तो आपको तीनों ही इक्वेशंस बारी बारी से मिल जाएंगे। अब यहां पर भी सॉल्व अगर हम लोग किया जाए तो वही 3 केस हमारा हो जाएगा। ax इज इक्वल टू b, तो हम लोग एक ही बार में उनको कर लेते हैं। तो पहला केस हम लोग पहले लिख लेते हैं, केस फर्स्ट। अब उतना डिटेल में मैं नहीं लिख रहा हूं कि एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से होंगी। तो व्हेन डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा? वी हैव, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये इंप्लाइज करेगा कि a इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। और वी हैव ax इज इक्वल टू b, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑपरेटिंग a इनवर्स इन द लेफ्ट ऑफ बोथ द साइड्स। और अगर हम लोग इसके लेफ्ट में
ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो मिल जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहां से हो जाएगा मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और सेम कॉन्सेप्ट से कि अगर यहाँ पे जो हमारा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, तो अगर वो यूनिक है इसका इनवर्स, तो यहां से जो सॉल्यूशन मिलेगा हम लोगों को, मैट्रिक्स एक्स जो मिलेगा वो भी यूनिक ही मिलेगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स बी। और इस केस में क्या मिला हम लोगों को, तो यूनिक सॉल्यूशन मिला। और वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे कि किसी मैट्रिक्स ए का हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे और उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे ये a1 b1 c1 जब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, और आप मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो आप एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट है, जो आप सीखे हुए हैं जस्ट इसके पहले, और यूनिक सॉल्यूशन है, इसीलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट। अब केस टू में भी हमारा वही कंसेप्ट है कि अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो जाए तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर यहां से हम लोगों को एडजॉइंट ए, जैसे ही ये 0 आए तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना ही है, बिना निकाले यहां से आप कुछ नहीं बता सकते। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको क्या मिलेगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और अगर ये मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और वहां से कैसे वैल्यू निकालेंगे ये हम लोग सीख गए। यहां से कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई और जेड तीनों में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग के मान लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जेड को के मान लिए, अब उस जेड का वैल्यू जो के आएगा उसको हम लोग किसी दो इक्वेशन में पुट कर देंगे, और तब उनको 2/2 की तरह से सॉल्व कर देंगे। वो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा, ऐसे बोलने से उतना क्लियरिटी नहीं आएगी। मिला करके आप देखें तो इतना ही आपका कॉन्सेप्ट है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का। अब इस पे बेस्ड जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तो जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया होगा, वैसे मैंने कोशिश ये की है कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन अगर फिर भी रहा हो तो प्रॉब्लम से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।